नमस्कार। जोहार। मैं सत्येंद्र सिंह खरवार, ग्राम मांजर, पोस्ट हेड पोचरा, थाना और जिला लातेहार, राज्य झारखंड का रहने वाला हूं। वर्तमान में वनवासी कल्याण केंद्र झारखंड का प्रदेश संगठन मंत्री हूं। आज मैं खरवार जनजाति के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं। खरवार भारत की एक प्रमुख जनजाति है और खास करके खरवार झारखंड है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान ऐसे राज्यों में रहती है। खरवार दो शब्द से ऐसा लोग मानते हैं, खर वानी तेज और वार माने हमला, यानी अपने देश धर्म संस्कृति के लिए, उसकी रक्षा के लिए तेज वार करना, ये खरवार का एक स्वभाव है, इसलिए खरवार भी है। दूसरा ये भी कहते हैं कि खर मतलब घास, ये भी होता है जहां खर और पतवार ज्यादा हुआ करता था या खैर का कत्था का कारोबार होता था, इसलिए उस एरिया के लोग खरवार कहलाए और वही वो नाम हो गया। खरवार मनु के संतान है। महाराज मनु के 9 पुत्र थे, उसमें से एक करुष करके पुत्र थे। करुष के ही खरवार की वंशज चला है। करुषों का बहुत विशाल साम्राज्य था। खास करके जो पूर्व क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पूरा राज्य था। इधर रोहतासगढ़ को केंद्र बिंदु मान करके भी यहाँ पर राज्य हुआ है। और इसके बारे में और भी कई धारणाएं हैं कि खरवार की उत्पत्ति के बारे में कहते हैं कि अपना लक्ष्मी की पुत्री सारा बहुत सुंदर थी, तो एक बार सूर्य भगवान उसको देख करके मोहित हो गए और कहते हैं कि वो एक मायावी शंख बजाने लगे। ये सारा है सो मोहित हो गई और उससे से कुछ बूंद उनका उसके शरीर पर पड़ा, वो गर्भवती हो गई और उसके शरीर से एक पुत्र यानी जांग से और भुजा से ऐसा एक नारी और एक पुत्र का जन्म हुआ। वही आगे चलकर उनका वंशज, ऐसा लोग बताते हैं। ये अपना खरवार समाज पूरे देश की जनसंख्या तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन झारखंड में लगभग 2.25 लाख की इसकी आबादी है। उत्तर प्रदेश में खास करके सोनभद्र है, मिर्जापुर है, गाजियाबाद है, अयोध्या है, इस क्षेत्र में भी काफी संख्या में लोग हैं। वहां फिर लगभग 2.25 लाख की जनसंख्या है। फिर बिहार की जनसंख्या है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सतना वगैरह जो जिला है उसमें काफी खरवार के लोग निवास करते हैं। खरवारों का मूल स्थान लोग खैरीगढ़ ऐसा मानते हैं। अब खैरीगढ़ के बारे में अनेकों यानी भ्रम है। कोई कहता है उड़ीसा के कटक के पास है, कोई कहता है रोहतासगढ़ के पास है, मिर्जापुर के पास है, इलाहाबाद के पास है, छत्तीसगढ़ में है। यानी अभी इसकी खोज वास्तव में करने की जरूरत है। खरवार समाज को मिलकर इसका एक खोज करना चाहिए। तो ऐसा मानते हैं कि खैरीगढ़, लोगों की धारणा है, कहीं भी जाते हैं सब लोग यही था कि खैरीगढ़ ही खरवारों का मूल स्थान है। खरवारों का साम्राज्य था। खरवार लोग राजवंश होते हैं और राजवंश पर बहुत बड़ा गर्व है। बिहार के लोग अपने को सूर्यवंशी भी बोलते हैं और अपने को गर्व भी है। और राजवंश का गौरव होने के कारण, लेकिन धीरे धीरे बाद में कहा जाए आलसीपन के कारण, कुछ और भी के कारण लोग गरीब होते चले गए। और गरीब हो गए तो अभी की स्थिति में देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। लेकिन जो लोग संपन्न हैं अपने को राजपूत की गिनती में मानते हैं, जैसे जसपुर का राजा और रामगढ़ का राजा खरवार ही समाज के हैं, लेकिन अभी पूरा रूप से वो एक राजपूत की गिनती में आते हैं। और कुछ आगे चल करके अपना लोग कुछ टाइटी लोग जो है सरनेम है। खरवार समाज के लोग सरनेम में सिंह लगाते हैं। कहीं कहीं पर लोग बर्मा भी लिखते हैं, मंडल भी लिखते हैं, कहीं खरवार भी लिखते हैं। ऐसा ये चलता है। खरवार समाज में क्या कहते हैं, ये मुख्य रूप से 4 क्षेत्र में बहुत बड़ा साम्राज्य रहा है, आधिपत्य रहा है। रीवा है जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, शाहाबाद है जो बिहार का क्षेत्र है, पुंड्र प्रदेश है, विंध्याचल है जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है।
इन क्षेत्रों में यानी उत्तर प्रदेश का बघेलखंड से लेकर के उड़ीसा के समुद्र तट तक यानी खरवारों का एक बार साम्राज्य रहा है, ऐसा एक वर्णन आता है। खरवार समाज में अपना आंदोलन भी बहुत किया है खरवार समाज के लोगों ने। इस प्रकार खरवार समाज ने मुगलों के साथ संघर्ष किया, वैसे ही अंग्रेजों के साथ भी संघर्ष किया है। एक अपने प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हुए नीलांबर और पीतांबर, वो खरवार समाज के बहुत आदरणीय हैं और गौरव है। नीलांबर पीतांबर के पिता चेमो सिंह खरवार बहुत ही एक सात्विक विचार और गांव के लोगों को बहुत अपना मुखिया मानते थे, और कुछ भी समस्या आई तो गांव के लोगों के समस्या का निदान भी करते थे। उसी तरह से नीलांबर पीतांबर के माता सनिया देवी, वह भी एक धार्मिक महिला थी। समय से सुबह उठना, लिपाई पोताई करना, घर का सफाई करना, इसके बाद भोजन पानी बनाना। और नीलांबर पीतांबर के यहाँ बहुत सा गाय भैंस बकरी सब रहता था, दूध की कमी नहीं थी। जब नीलांबर पीतांबर का जन्म हुआ तो बाकी सामान्य बालकों की तरह ये लोग भी बढ़ने लगे, थोड़ा कुछ बढ़ गए 5-6 साल का, तो ये लोग भी दोनों भाई जंगल में भैंस चराने का काम, गाय चराने का काम करने लगे। थोड़ा बहुत जब बड़े हुए तो अपने पिताजी के साथ, गांव वालों के साथ गांव के बाहर इधर उधर जाने लगे तो कुछ गोरे लोग दिखाई दिए। तो उन लोगों अपने पिता से पूछे नीलांबर ने कि गोरे लोग कौन है? तो उनके पिताजी ने कहा कि ये गोरे लोग हैं ना, ये अंग्रेज हैं और हमारे देश को गुलाम बना दिया है और गुलाम बना करके यहाँ पर राज कर रहा है और हमारे लोगों से बेगारी कराता है। तो नीलांबर ने कहा कि बेगारी क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि बेगारी मतलब क्या है कि अपने लोगों को बंधुआ मजदूर की तरह व्यवहार करना, कोई भी सामान को उठा करके कंधे पर लाद करके गधे की तरह उसको जहां उसकी इच्छा है वहां तक ले जाना। कभी कभी तो करीब 150, 200, 300 किलोमीटर लोगों को पैदल बोझा ढोवा करके ले जाते थे, यही बेगारी है। अब उस दरमियान में बहुत से लोग भूखे प्यासे भी जाते थे, सामान उठा करके जाना है, उल्टी भूख भी लग रही है, नहीं समय से पहुंचाने पर पिटाई भी करते थे, यानी जानवरों की तरह व्यवहार करते थे। तब तो नीलांबर और पीतांबर को ये बात अच्छा नहीं लगा कि ये अंग्रेज लोग हमारे देश को गुलाम बना दिए, यहाँ पर राज कर रहे हैं, हमारे लोगों का शोषण कर रहे हैं, ये तो अत्याचार है भाई। और ऐसा सोच करके दोनों भाई नीलांबर और पीतांबर एक शांत वातावरण में नदी के किनारे जाकर के दोनों बैठ गए और सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। सोचते सोचते मन में विचार आया कि हम लोग जो इस देश को आजाद करने के लिए लगे हैं होंगे, कुछ अच्छे लोग भी हैं, उनको उनसे मिलना और वो कौन कौन लोग, ऐसा एक उन्होंने सूची बनाने प्रारंभ किया। और दूसरा कि अंग्रेजों के यानी सहयोगी, अंग्रेजों के साथ देने वाले, यानी इस देश के पिट्ठू, इस देश के गद्दार कौन कौन लोग हैं, इनको भी चिन्हित करना और उनके साथ संघर्ष करना और अंग्रेजों को यहां से भगाना, ऐसा एक मन में विचार आया। यही सोच करके दोनों भाइयों ने आसपास के नौजुवकों को संगठित किया, अपने उम्र के बच्चों को संगठित किया और लगभग ऐसे कई जगह मिला करके पूरा गढ़वा, पलामू, लातेहार, रांची, चतरा का जो एरिया है, उधर सरगुजा, मध्य छत्तीसगढ़ का, इस एरिया के लोगों को उन्होंने संगठित किया और लगभग 500 से 1000 ऐसा अपने जैसा सेना उन्होंने तैयार किया। और उन्होंने चिन्हित किया कि अंग्रेजों के पिट्ठलगू यानी हमारे जो देश के विरोधी हैं वो कहां कहां पर हैं। तो उस समय के जमींदार जो थे
वो रामगढ़ के राजा, चैनपुर के राजा, शाहपुर के राजा, इधर लेसरीगंज के राजा और कुछ पिठोरिया तरफ के लोग, जहां पर अंग्रेजों की छावनी थी, यानी जहां जहां अंग्रेजों की छावनी थी आसपास में यहाँ के गद्दार ऐसे जो राजा थे उनका भी निवास था, और वो सब अंग्रेजों से मिलकर के इस देश का शोषण कर रहा था। तो ये अपना सब लोगों को संगठित करके प्रशिक्षण भी देते थे कि लोगों के साथ कैसे युद्ध करना, क्या करना, सब कुछ करा रहे थे। इसी बीच में मई 1857 में पीताम्बर रांची आए हुए थे। जब वो रांची आए तो पता चला कि यहाँ पर अंग्रेजों के जो छावनी जगह जगह पर वहां पर एक सिपाही विद्रोह शुरू हो गया है, यानी यहाँ पर अब अंग्रेजों के साथ भयंकर संग्राम छिड़ गया है। यह समाचार लौट करके उन्होंने नीलांबर को बताया। अब तो इन लोग दोनों भाइयों को लगा कि हम लोग जैसे सोचने वाले और लोग भी हैं, और ऐसा सोच करके उन्होंने पहले तो वहां पर जो शाहपुर है पलामू जिले में, शाहपुर के जो एक रघुबर दयाल सिंह है जो जमींदार है और अंग्रेजों का बहुत दलाल है, उनके यहाँ उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया उसको, उसके साथ संघर्ष किया। किसी तरह से ठाकुर रघुबर दयाल सिंह वहां से तो भागने में सफल हो गया, लेकिन बहुत से सेना को उन्होंने मार दिया। फिर आगे चल करके उन्होंने चैनपुर के राजा को घेरा। चैनपुर के राजा को भी घेर करके वहां भी बहुत उथल पुथल हुआ। ऐसा एक भयंकर यानी एक प्राणी के तहत योजना बनी। बाद में वो फिर आगे बढ़ते गए, कई जगह गए, लेसरीगंज गए। लेसरीगंज में वहां पर अंग्रेज रहता था। अंग्रेज उस समय का कर्नल डाल्टन, जिसके नाम पर डाल्टनगंज पड़ा है, कर्नल डाल्टन लेसरीगंज में ही रहता था। उनके साथ संघर्ष हुआ। अब वो चारों तरफ से संघर्ष, एक वातावरण चारों तरफ से बन गया। और नीलांबर पीताम्बर उस समय अपने गुरु वीर कुंवर सिंह को मानते थे। वीर कुंवर सिंह के साथ उनका संपर्क हो गया था, इसलिए कभी कभी भोजपुर हो जाते थे, वीर कुंवर सिंह से अपनी सलाह लेते थे, और उनके सलाह से उन्होंने मिल करके अंग्रेजों को भगाने का एक षड्यंत्र यानी एक योजना बनाया। तो आगे चल करके फिर बड़ा भयंकर इधर भी संग्राम छिड़ गया। नीलांबर पीताम्बर के लोग फिर सरगुजा के तरफ भी संघर्ष किया। वहां पर भी पुलिस की छावनी थी, अंग्रेजों की छावनी थी, वहां पर भी उन्होंने संघर्ष किया। ऐसा एक चारों तरफ से एक वातावरण बन गया। उस समय पलामू किला में चेरो राजा के कुछ न कुछ लोगों का अस्तित्व था, राज था। तो चेरो राजा के पास नीलांबर पीताम्बर गए। उन्होंने कहा कि आप भी देशभक्ति की भावना से राज चला रहे हैं, और हम लोग भी देशभक्त हैं, इस देश को आजाद करने के लिए अंग्रेजों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, तो कृपया आप हम लोग का साथ दीजिए जिससे अंग्रेजों को भगा सके। तो चेरो राजा ने कहा कि बहुत अच्छा, हम आपके साथ हैं। उन्होंने अपने सैनिकों को बुला करके बोला कि हमको नीलांबर पीताम्बर का साथ देना है, अंग्रेजों को यहां से भगाना है, इसलिए नीलांबर पीताम्बर हमारे नायक हैं, वो जैसा कहे हमको वैसे ही करना है। बाद में दोनों तरफ की सेनाएं जब मिल गई तो काफी सेना हो गई नीलांबर पीताम्बर के पास। फिर बाद में फिर अंग्रेजों के साथ संघर्ष हुआ वही किला पर, वहां पर भी बहुत मारकाट हुआ। तब जाकर चारों तरफ से एक छापा मार युद्ध की तरह नीलांबर पीताम्बर ने भी युद्ध किया है। अब बहुत जब संघर्ष होने लगा तो एक दिन कर्नल डाल्टन ने लेसरीगंज के एक बहुत बड़े मैदान में सभा बुलाया, सब तरह के लोगों को बुलाया कि ये नीलांबर पीताम्बर को कैसे पकड़ा जाए। और उन्होंने पूरी प्लान बनाया। उन्होंने 3 क्षेत्र बनाया। एक क्षेत्र बनाया कि ये जो शाहपुर वाला जो एरिया है इसको कुछ लोग इसको घेरे। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो चैनपुर वाला रामगढ़ का जो एरिया है, बाघमारा घाटी है, तुमरी घाटी है, इस क्षेत्र में दूसरा टुकड़ी जाए। तीसरा ये है कि ये जो लातेहार जिले का बरवाडी का मंडल एरिया, उत्तरी कोयल का किनारे किनारे का जो एरिया है, उस एरिया में चूंकि चेमू सनिया नीलांबर पीताम्बर का गांव था, उसको चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया।
इस तरह से यानी एक प्लानिंग बनी। प्लानिंग जब बनी तो आगे चल करके अक्टूबर 18 को जब ठाकुर रघुवर दयाल सिंह जो चैनपुर के जागीरदार थे, वहां पर उन्होंने नीलांबर पीतांबर और चेरो राजा के जो सैनिक थे सब लोगों ने मिलकर उसको घेरा और वहां पर भयंकर संग्राम हुआ। उस संग्राम में किसी तरह से वहां पर कुछ जो अंग्रेज के पिछलगू थे वो भागने में सफल हो गए, लेकिन बहुत से उसके सैनिक मारे गए। बाद में नवंबर में ये जो चतरा का कुंदा एरिया है वहां पर प्रेमानंद जी करके नीलांबर पीतांबर के अपने आदमी थे, उन्होंने उस एरिया में अंग्रेजों को भगाने का संघर्ष कर रहा था। अब अंग्रेज लोग प्रेमानंद को भी वहां पर जाकर के घेरा। कर्नल डाल्टन को मदद करने के लिए लेफ्टिनेंट ग्राहम वहां पर पहुंच गए और लेस्लीगंज में उन्होंने अपना अड्डा बनाया। जनवरी 1858 में प्लामू किला को केंद्र बिंदु मान करके एक भयंकर संग्राम हुआ। उस भयंकर संग्राम में लातेहार का मनका एरिया के जगतपाल सिंह, ऐसे कुछ लोग, ठकुराय भिखारी सिंह खरवार, ऐसे लोग गिरफ्तार कर लिए गए। अब उनके मदद से उन्होंने नीलांबर पीतांबर का गुप्त स्थानों को जानने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने लोगों ने बताया नहीं। बाद में नीलांबर पीतांबर को लगा कि ये हमारे गांव को लोग परेशान कर रहे हैं, चेमो सनिया को परेशान किया जा रहा है गांव के लोगों को। तो एक दिन रात में उन्होंने मिलने का प्लानिंग बनाया। अब ये समाचार कर्नल डाल्टन और लेफ्टिनेंट ग्राहम को पता चल गया, चारों तरफ से गांव को घेर लिया गया। अब वहां पर नीलांबर पीतांबर वास्तव में गिरफ्तार किए गए, लेकिन गिरफ्तारी करने के पहले दोनों भाइयों ने हाथ में तलवार लेकर के भयंकर युद्ध किया, भयंकर संग्राम किया। मार काट करते हुए अंग्रेजों के सिपाहियों को तो 50% लगभग खत्म किया होगा, ऐसा संग्राम किया। बाद में दोनों यानी शेर कहा जाए तो लहलुहान हो गए, थक चुके थे और गिरफ्तार कर लिए गए। फिर मार्च महीने में उनको लेस्लीगंज ले गए। लेस्लीगंज में वहां पर एक बहुत बड़ा नीलांबर पीतांबर का केस का एक बहुत बड़ा फाइल बनाया और फाइल में ये निर्णय लिया कि इसको फांसी दिया जाए। और 28 मार्च 1858 को लेस्लीगंज के पास एक बरगद का पेड़ बहुत बड़ा, उसमें उनको फांसी दे दी गई। आज वास्तव में जिस दिन फांसी लगी उस दिन पूरे एरिया में खाना नहीं बना, चूल्हा नहीं जला, इतना यानी लोगों के एक प्रिय थे और सदा के लिए नीलांबर पीतांबर चले गए। लेकिन उन्होंने खरवार समाज के लिए, पूरा हिंदू समाज के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रेरणा दिया है। और अपने शिक्षा के दृष्टि से खरवार समाज की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पुरुष का शिक्षा दर 15% और महिलाओं का लगभग 10% है, लेकिन लिंगानुपात में औसतन बैलेंस यानी अनुपात ठीक है। 1000 में 997 महिलाएं हैं। खरवार समाज का मुख्य व्यवसाय कृषि है और कृषि करके ही अपनी जीविका चलाते हैं। अब बहुत से लोग जनप्रतिनिधि भी चुने गए हैं, बहुत से लोग नौकरी भी करते हैं और मजदूरी भी करते हैं। मनरेगा के तहत भी लोग मजदूरी करते हैं। और वन संपदा, वन में जो उपज है वहां से वो ला करके उसको बेचते हैं, सूखी लकड़ी भी बेचते हैं, उससे उपज होता है। जंगल में लोग शिकार करने जाते हैं, शिकार में तीतर है, बटेर है, वन मुर्गी है, ऐसे को पकड़ करके लाते हैं, मार करके उसको भी बेच करके पैसा को उपार्जन करते हैं। और कुछ न कुछ गो पालन करते हैं, भैंस का पालन करते हैं, बकरी का पालन करते हैं, बत्तख पालते हैं, उससे भी आय का एक स्रोत होता है। ऐसा एक खरवार समाज का अपनी जीविका चलती है। फिर आप यहाँ पर ये जो खरवार समाज का जो फसल है, खेती है, चूंकि अपना प्रकृति पर आधारित है, वन आधारित खरवार समाज है। और वन आधारित होने के कारण जब फसल लगाते हैं या फसल काटते हैं उसके पहले लोग अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। फिर खरवारों का भी अपना अपना संस्कार है, जन्म संस्कार, यानी बच्चे का जन्म अच्छा हो इसलिए
जो गर्भवती महिलाएं होती है उससे ज्यादा काम नहीं लेते हैं। फिर बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म के समय में चमैन उसकी मदद करती है। अभी तो लोग अस्पताल भी जाने लगे हैं। 5 दिन के बाद छठा दिन छठी होता है। छठी में बच्चे माँ को स्नान कराया जाता है, घर दूरा की सफाई होती है और सब लोग बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, नया वस्त्र देते हैं और सब आशीर्वाद देते हैं। फिर 1 महीना के बाद बच्चे का नामकरण होता है। जब 1 या 2 दांत निकल जाता है बच्चे का तो मुंह जुठी भी करते हैं। फिर साल भर के बाद उसका कंठछेदी भी करते हैं। 17 से 25 वर्ष की उम्र में लगभग लोग शादी विवाह करने की योजना बनाते हैं। इस दरमियान में लोग वधु पक्ष को कुछ न कुछ मूल्य दे करके शादी विवाह करते हैं, मड़वा गड़ाता है। विवाह में दहेज प्रथा नहीं है। कहीं कहीं पर अंतर जातीय विवाह भी हो जाता है। चेरो और खरवा में भी अच्छा संबंध रहता है। पलामू का चेरो राजा और रामगढ़ का खरवार मणिनाथ सिंह का जो बहन है उसके साथ शादी हुआ था। कहीं कहीं पर राजस्थान में कुछ क्षत्रिय समाज के भी साथ शादी हुआ है। विवाह में मड़वा गड़ाता है, सिंदूर दान होता है, 7 फेरे होते हैं और ब्राह्मण शादी करते हैं। लेकिन बैगा और नायिका भी बहुत बड़ी भूमिका रहता है। फिर अपना मृत्यु संस्कार आता है। मृत्यु संस्कार में 10 दिन 10 गात्र होता है। जो महापात्र होता है वो पूजा करता है, उस दिन छूतका समाप्त होता है। 10 दिन पूरा छूतका रहता है, ना सिंदूर ये हल्दी का प्रयोग करते हैं ना तेल का प्रयोग करते हैं। जब छूतका समाप्त होता है तब जाकर के सब छूत समाप्त होता है। पुरुष है तो 12वां में समाप्त होता है, महिला है तो 13वां में समाप्त होता है। फिर छाया अंदर करते हैं। अपनी जो आत्मा है नए का उसको पूर्वज के जो आत्मा के साथ मिलान करके यानी छाया को अंदर करते हैं। खरवार समाज में भी जड़ी बूटी का अच्छा ज्ञान है। लोग हम समझते हैं प्रत्येक खरवार कुछ न कुछ जड़ी बूटी जानता है और इलाज करता है। 1-2 जड़ी बूटी तो निश्चित जानता है, हर एक बीमारी का जानता है। और कुछ मंत्र विद्या भी है। मंत्र के द्वारा लोग सांप काटा हुआ को, बिच्छू काटा हुआ को, सिर दर्द कर रहा है उसको भी झाड़ देता है। यानी मंत्र 2 प्रकार होता है, एक देवमत होता है, एक नागमत होता है। देवमत में लोग ओझाई करते हैं, बलि देते हैं, मुर्गा बकरे का बलि देते हैं। लेकिन देवमत में बलि नहीं देते हैं, वो सांप वगैरह को उससे झाड़ते हैं। ऐसा यानी विद्या भी है। लोग अपने गुरु के पास 3 महीना 6 महीना साल भर सीखते हैं, अंत में गुरु उसको दीक्षा देते हैं। अपनी खरवार समाज की जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था में पंचायत व्यवस्था जिसको मैंने बताया भी है कि 4 पंचायत का चट्टा, 5 का पचौरा, 7 का सतौरा ऐसा होता है। वहां पर जो न्याय होता है उसका 2-3 घटना मैं बताता हूँ। एक खरवार समाज के लोग परहिया समाज की लड़की से शादी कर लिया और उसकी पहले भी पत्नी थी। अब पहली पत्नी से एक लड़की भी था। अब इसे आपस में ये होता था, जब परहिया की लड़की से यानी बड़े बड़े लड़के हो गए, शादी करने योग्य हो गए, तो समस्या हो गई कि कौन उसको खरवार लेगा। तो फिर सभा हुई। सभा में जो परहिया से शादी किया था उस व्यक्ति से कहा कि तुमको खसी भात खिलाना पड़ेगा। तो पूरे गांव के लोगों को जो वहां पर जुटे थे सभा में, सब लोगों को खसी भात खिलाया और 5,000 रुपया दंड के रूप में दिया और उसको जात भीतर कर लिया। फिर बाद में उसके घर के लोगों की यानी बाल बच्चों के शादी ब्याह बढ़िया से हुआ, कोई अड़चन फिर नहीं आया। फिर कहीं कहीं पर जमीन का भी मामला था, उसको भी सटाया गया है सभा में। एक चीज खरवार समाज में क्या है कि पहले लोग रात भर झूमर खेलते थे। रात भर झूमर खेलने के कारण उसमें ज्यादातर तो कुंवारी लड़कियां रहते हैं। तो उन्होंने खरवार भाइयों ने सभा किया कि ये रात भर होने से क्या है आपस में एक प्रेम संबंध बन जाता है, इससे क्या लड़के लड़कियां बिगड़ रहे हैं। अब सभा में ये बात तय हुआ कि नहीं, अब रात भर झूमर नहीं खेलना है, झूमर समय पर खेलना है। 8-9 बजे रात तक खेलिए, फिर अपना अपना घर चले जाइए। सप्ताह में ये झूमर हो और 2-3 घंटा लोग खेले, आनंद ले, इसके बाद फिर चले जाए, जिससे अपने संस्कृति भी बचा रहे, अपना नृत्य भी बचा रहे, अपना गीत भी बचा रहे। इसलिए सप्ताह में 2-3 घंटे अपना झूमर हो, नृत्य हो, भजन हो, लेकिन रात भर नहीं होना चाहिए। तो बाद में ये सब लोगों ने, पूरे एरिया के खरवार समाज के लोगों ने इस बात को माना है। अब उस तरह से पहले जैसा झूमर नहीं होता है, ऐसी एक न्याय व्यवस्था थी।
खरवार समाज में महिलाओं का भी बहुत बड़ा हाथ यानी सहयोग रहता है। दोनों मिल करके एक साथ काम करते हैं। शिक्षा में भी अब महिलाएं पढ़ रही, अब तो लड़कियां घर घर से पढ़ने के लिए जाती हैं, और जो बड़ी लड़कियां पढ़ जाती हैं अपने अनपढ़ माता जी को पढ़ाती भी हैं। घर गृहस्थी महिलाएं चलाती हैं, पुरुष बाहर का काम करते हैं। महिलाएं पूजा पाठ में बहुत तेज होती हैं, उपवास भी करते हैं, पर्व त्योहार में मन लगा करके पूजा करती हैं। खरवार समाज में अतिथि सत्कार भी है, जैसे अतिथि देवो भव की जो भावना है हमारे सनातन समाज में, इस तरह से अपना खरवार समाज का एक परिचय। धन्यवाद।